नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। रुक करते हैं सबसे पहली खबर की तरफ। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता निरस्त किए जाने के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने देहरादून के गांधी पार्क में बापू की प्रतिमा के पास बैठकर संकल्प सत्याग्रह किया। पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में सभी कांग्रेस पदाधिकारियों ने इस अवसर पर केंद्र सरकार की बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना की। इस अवसर पर बोलते हुए पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने कहा कि दुर्भावना से ग्रसित केंद्र की बीजेपी सरकार लगातार लोकतंत्र की अनदेखी कर रही है और इसी दुर्भावना से राहुल गांधी की संसद सदस्यता को समाप्त किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो सत्याग्रह के माध्यम से राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार की इस पूरी कार्रवाई की निंदा करते हैं। सत्ता के दुराग्रहों के खिलाफ, सत्ता के अहंकार के खिलाफ, सत्ता के जिस तरीके से संविधान की और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अवहेलना की जा रही है, एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विपक्ष को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। ये सत्याग्रह गांधी जी ने हमको रास्ता दिखाया और इसी सत्याग्रह के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़ा दुराग्रही अंग्रेज को जो है उन्होंने नीचा देखने के लिए मजबूर किया। तो हम इस सत्याग्रह के माध्यम से जो आज की सत्ता में दिल्ली में बैठे हुए दुराग्रही लोग हैं उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं सत्यमेव जयते, गांधी गांधी जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। हमें कानून पर पूरा भरोसा है और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष से कहना चाहता हूँ, यदि उस दिन भी आप टिप्पणी करते जिस दिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि देश का लोकतंत्र खतरे में है और आज आए दिन केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में जो कन्फ्रंटेशन हो रहा है उस पर क्यों मौन हो। ये सब चीज़ें जो हो रही है ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर हो रही है और लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर लगातार प्रहार हो रहा है। तो कांग्रेस ऐसी परिस्थितियों में मौन नहीं रह सकती है। जिस कांग्रेस ने इस देश की आज़ादी की जंग लड़ने का काम किया है उस कांग्रेस का दायित्व बनता है कि हम इस देश के अंदर लोकतंत्र को बहाल करने के लिए संघर्ष करने का काम करें। इधर यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को दिन में 12:41 पर खुलेंगे। वहीं आज मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खुशी मठ खरसाली में मंदिर समिति द्वारा मां यमुना की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद आचार्यों तीर्थ पुरोहितों द्वारा यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि तय की गई। मंदिर समिति के सचिव सुरेश उनियाल ने मंदिर समिति पदाधिकारियों और तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में इसकी विधिवत घोषणा की है। मंदिर समिति के पूर्व सचिव कीर्तेश्वर उनियाल ने बताया कि इस अवसर पर मां यमुना की उत्सव डोली के धाम प्रस्थान का भी कार्यक्रम तय हुआ। आपको बता दें कि मां यमुना के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोलते हैं। वहीं श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल, केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल और गंगोत्री धाम के कपाट भी 22 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की तैयारियों को 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दे चुके हैं। वहीं पर्यटन और धर्मस्व मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। अभी तक चारों धामों हेतु पंजीकरण की संख्या 6,34,000 से अधिक हो गई है। तो यमुनोत्री धाम के जो कपाट हैं वो 22 अप्रैल को 12:41 पर खुलेंगे। साथ ही साथ अगर चार धाम की बात की जाए तो उनके भी सभी के कपाट धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाएंगे और इन चार धाम की यात्रा के लिए जो तैयारियां हैं वो 15 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए जा चुके हैं पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री की तरफ से। ऐसे में जो चार धाम यात्रा करने के लिए जो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती दिखाई दे रही है, जो उत्साह उनमें भरा हुआ नजर आ रहा है, उससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में जैसे ही चार धाम के कपाट खुल जाएंगे, चार धाम की तीर्थ यात्रा के लिए लोग आने लगेंगे, उसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और लोगों के अंदर जो उत्साह है वो काफी देखने को मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से भी काफी कुछ तैयारियां की जा रही हैं। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, चारधाम यात्रा की तैयारियों में
प्रशासन विभाग पूरी मन के साथ जुटा हुआ है, पूरी तैयारियों को पूरा कर रहा है। ऐसे में जिस हिसाब से श्रद्धालुओं की जो भीड़ है, पंजीकरण की जो संख्या है वो 6,34,000 से अधिक हो गई है। क्या तैयारियां इसके लिए की गई हैं प्रशासन की, शासन की तरफ से? साथ ही श्रद्धालुओं में किस हिसाब का उत्साह देखा जा रहा है? देखिए, अगर हम चार धाम की बात करते हैं तो चार धाम जो है उत्तराखंड की बैकबोन है और जो मेजर अर्थव्यवस्था उत्तराखंड की होती है वो भी चार धाम से ही होती है। तो जो तैयारियों की अगर हम बात करें तो तैयारियां पूरी प्रशासन की तरफ से पूरी हो चुकी हैं। जहां तक पंजीकरण की बात है तो प्रशासन ने पंजीकरण भी इसीलिए रखा है ताकि ज्यादा जो बोझ है वो प्रशासन तक ना पहुंच पाए, ज्यादा चुनौतियां प्रशासन को ना उठानी पड़े और श्रद्धालु एक सीमित मात्रा में ही चारधाम पहुंचे। हालांकि इसका विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। जो चारधाम के में बीच में जिनसे चारधाम से जिनकी अर्थव्यवस्था चलती है और जिनकी रोजी रोटी चारधाम से चलती है, उनका कहीं ना कहीं एक विरोध देखने को मिल सकता है पंजीकरण में। लेकिन अगर हम तैयारियों की बात करें तो तैयारियां पूरी हैं प्रशासन की। जी आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं मंगलवार से रामनगर में प्रस्तावित 3 दिवसीय G20 की बैठक को लेकर आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे ने पुलिसकर्मियों की ब्रीफिंग की। उन्होंने पुलिसकर्मियों को ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही की गई तो संबंधित पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही उसे सस्पेंड भी किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि यहाँ पर G20 जैसा आयोजन हो रहा है जिसमें कई देश और विदेश के डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि जीरो टॉलरेंस के तहत पुलिसकर्मियों को ड्यूटी करनी होगी। नैनीताल और ऊधम सिंह नगर सहित दोनों जिलों के करीब 2000 से अधिक पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। वहीं आईजी ने कहा कि जिन जिन मार्गों से इस बैठक में भाग लेने वाले डेलीगेट्स गुजरेंगे वहां सीसीटीवी लगाए गए हैं। मेहमानों की सुरक्षा में किसी भी तरह की चूक न हो, ऐसी कोशिश की जा रही है और इस दौरान एसएसपी पंकज भट्ट के अलावा कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। ये 28 तारीख से यहाँ पर जो है रामनगर में जिम कॉर्बेट में जो है जो G20 का 3 दिवसीय सम्मेलन होना है, इसके लिए आज जो है पूरा ब्रीफिंग यहाँ रामनगर में की गई है और इनको पूरा इनके ड्यूटी पॉइंट्स, इनके जो साजो सामान और सब चीज़ों से जो है इनको ड्यूटी में इनको क्या करे क्या ना करे इसके बारे में भली भांति ब्रीफ करा दिया गया है। सारे अधिकारी कर्मचारी, आज हमारे जो है 1000 से ऊपर अधिकारी कर्मचारी यहाँ है, तो इसमें जो है कुछ कंटिजेंसी रूट है, कुछ और अन्य प्रॉब्लम्स वगैरह है, हमारे यहाँ कई इश्यूज है, उससे भी इनको सेंसिटाइज करा दिया गया है और इनको बता दिया गया है कि इसमें जीरो टॉलरेंस वाली ये ड्यूटी होगी जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। पूरी सख्ती से जो है विनम्रता से ये ड्यूटी करनी है और जो है ये सम्मेलन शांतिपूर्वक जो है एक अच्छे से होगा यहाँ पर। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फोन लाइन से जुड़ गए हैं राजीव अग्रवाल। राजीव, आईजी कुमाऊं की तरफ से पुलिसकर्मियों को ब्रीफिंग दी गई है, जरूरी निर्देश मुहैया कराए गए हैं क्योंकि जिस हिसाब से G20 की जो बैठक है वो भारत में हो रही है तो ऐसे में गर्व की बात है और इस बीच कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर कड़े संदेश पुलिसकर्मियों को दिए गए हैं कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी बाहर से देश विदेश से आने वाले डेलीगेट्स को नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी, मैं आपको बताऊं कि आईजी कुमाऊं डॉक्टर नीलेश आनंद भरणे के अलावा सरकार भी पूरी तरह इस G20 के सम्मेलन को लेकर कि सम्मेलन सफल हो इसको लेकर तैयारियां लंबे समय से चल रही हैं और आज तैयारियां क्योंकि पूरी हो चुकी हैं। कल से ये सम्मेलन होना है और कल से जो डेलीगेट्स हैं वो यहाँ आने शुरू हो जाएंगे और 29 तारीख को जो है ये बैठक होगी जिसको लेकर आईजी कुमाऊं ने जो बैठक ली है पुलिस कर्मियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की डेलीगेटों की सुरक्षा में चूक ना हो। तो वहीं उन्होंने चेतावनी भी पुलिस कर्मियों को दी है कि यदि किसी की भी कहीं से कोई अगर ड्यूटी के दौरान अनियमितता पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी उन्होंने बात कही है। और आपको बता दूं कि नैनीताल और ऊधम सिंह नगर, क्योंकि पन्नगर एयरपोर्ट से जो है वो बाया कार रामनगर या ढिकुली में ताज होटल में डेलीगेट्स आएंगे। तो आईजी कुमाऊं ने बताया कि नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में करीब 2000 से अधिक पुलिस कर्मियों को सुरक्षा ड्यूटी में तैनात किया गया है। वहीं उन्होंने एक ये भी बात कही है कि जिन मार्गों से डेलीगेट्स गुजरेंगे
उन सभी मार्गों को सीसीटीवी कैमरे से भी कैद किया गया है कि वहाँ की गतिविधियां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो। वहीं उन्होंने यह कहा है कि उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है कि जो G20 का सम्मेलन भारत सरकार यहाँ करा रही है, इसमें कुछ ना कुछ उत्तराखंड के लिए विकास के नए आयाम भी यहाँ स्थापित होंगे। तो वहीं सरकार भी, हालांकि अभी सुनने में आ रहा है कि 29 तारीख को जो बैठक होगी उसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अलावा कैबिनेट मंत्री और कुमाऊं मंडल के विधायक भी इसमें भाग लेंगे। जी राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी इससे जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए। मसूरी में विरोध के बावजूद प्रशासन दुकानें खाली करा रहा है। यहां नगर पालिका परिषद ने जवाहर एक्वेरियम के पास कूड़ा घर को हटाकर वहां पर 3 दुकानें बना दी, जबकि पहले MDDA के VC ने इस स्थान पर वॉशरूम बनाने के निर्देश दिए थे, लेकिन नगर पालिका ने NOC नहीं दी और वहां पर 3 दुकानें बनाकर आवंटित कर दी गई। यहां पर अजय सिंह नेगी ने दुकान खोल रखी थी। जब उसे तोड़ने लगे तो उन्होंने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन प्रशासन ने एक नहीं सुनी और उनकी दुकान से सामान बाहर निकलवा कर शटर तोड़ दिया। वहीं अजीत सिंह ने कहा कि यह दुकान उन्हें पूर्व में माल रोड पर स्टेट बैंक के बाहर बनी दुकान को अतिक्रमण के दौरान हटाने के बाद दी गई थी। इसका पूरा पैसा भी पालिका में जमा करवाया गया था। वहीं उन्होंने पालिका अधिशासी अधिकारी का पत्र भी दिखाया जिसमें उन्हें दुकान आवंटित की गई थी। ये सर नगर पालिका द्वारा दी गई है, नगर पालिका द्वारा दी गई है मेरे को। मेरे खोखा था तो 40 साल पहले वो टूटा था, उसके आवाज में इन्होंने बोला था यहाँ पे मुझे ये दे दिया गया था। मेरे पास बकायदा नगर पालिका से कागज है जो कि ये है जी, ये नगर पालिका ईओ साहब ने साइन करके दे रखे कि ये दुकान उनको दे दी जाती है। ये मेरे 1,73,000 रुपये मैंने ये जमा करा रखे हैं। ये फिर HM साहब मानने को या कोतवाल साहब कोई सुनने के लिए मेरे राजी नहीं है। ये जबरन मुझे बाहर कराने और सामान वो डरा धमका के बाहर कर रहे हैं कि सामान बाहर कर, नहीं तो मैं तेरे को बंद करा दूंगा। मैं अपनी आत्महत्या भी कर लूंगा जी, तो ये लोग जिम्मेदार होंगे। आज मैं दुकान से तब हटूंगा जब मैं अपनी आत्महत्या करूंगा, तब मैं हट जाऊंगा। ये तो इन्हें मुझे मानना पड़ेगा तब जाके, जब ये कागज की निमानी में कागज दिखा रहा हूँ जी। मेरे पास कोई वो नहीं फ्रॉड काम नहीं है कि मैं कोई जोर जबर करके बैठा हूँ या अवैध कब्जा करके बैठा हूँ। मैंने पूरी जमा करी है, ये मेरे पास कागज है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शुभम गहरोला हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, क्या कुछ है ये पूरा मामला? प्रशासन दुकानें खाली करा रहा है लेकिन लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ जो दुकानें उन्हें पहले दे दी गई थी, जिनका वो नगर पालिका में पूरा जमा करवा चुके हैं पैसा, उन्हें भी खाली कराया जा रहा है। तो पूरा मामला आपसे जानना चाहेंगे। शुभम से संपर्क नहीं हो पाया, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो अजीत सिंह ने ये दुकान माल रोड पर स्टेट बैंक के बाहर खरीदी थी और ये अतिक्रमण को हटाकर दुकान खरीदी गई थी, लेकिन अब पुलिस प्रशासन की तरफ से इस तरीके का दुकानों को खाली कराने का काम किया जा रहा है, जिससे जो दुकानदार हैं वो कड़ा विरोध जताते हुए, अपना विरोध दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह भी है कि जो दुकानें अतिक्रमण के वक्त उनसे खाली करवाई गई थी, उसकी जगह उन्हें दूसरी दुकानें दी गई थी और कहा गया था अब से ये उनकी दुकान है, जिसका पैसा वो पालिका में जमा करवा चुके हैं। लेकिन पालिका अधिशासी अधिकारी का पत्र भी उन्होंने दिखाया, लेकिन उसके बाद भी उनसे वो दुकान खाली करवाई जा रही है। प्रशासन की तरफ से इस तरह की जो कार्रवाई है वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रही है। खबर हरिद्वार से, जहां डूब रहे लोगों की जान बचाने वाले युवक को विधायक हाजी फुरकान अहमद ने सम्मानित किया है। कलियर गंग नहर में डूबने वाले काफी लोगों की जान बचाने वाले सारिक सिद्दीकी को विधायक हाजी फुरकान अहमद और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों का फूल मालाओं से स्वागत कर सम्मानित किया गया। आपको ये भी बता दें कि दरगाह साबिर पाक से आस्था रखने वाले लोग कलियर में दरगाह साबिर पाक की जियारत करने के लिए आते हैं और इस दौरान जायरीन गंग नहर में स्नान करने भी जाते हैं। कुछ लोग पानी के तेज बहाव के कारण डूबने लगते हैं। ऐसे लोगों को सारिक सिद्दीकी अपनी जान की बाजी लगाकर गंग नहर से सुरक्षित बाहर निकालकर मानवता की मिसाल पेश कर रहे हैं। विधायक हाजी फुरकान अहमद ने कहा कि ऐसे युवाओं को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। भाई महमूद निवासी उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई। आज इस अवसर पर साहब, हमारे इंजीनियर साहब और पार्षद भाई सभी साथियों ने इनका स्वागत किया, इनका हौसला बढ़ाया
और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी वो चार चांद है, क्योंकि ये एक लोगों को डूबते को बचाते हैं। बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी भी हिफाजत करे और इसी तरह मतलब कभी भी कोई इस तरह घटना हो तो अल्लाह ताला इन्हें हौसला दे और इसी तरह लोगों को बचाते रहे। आज हम लोगों ने सबने सम्मानित किया, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है। जब कोई नाले में डूबता है तो हर आदमी अपनी जान बचाने पड़ जाता है और अपनी जान पर खेल कर दूसरे को बचाता है। तो इसलिए आज हमने इनका यहाँ पर स्वागत किया। हाँ, सरकार में एक पोजीशन लेगा ना, और जो भी माननीय मुख्यमंत्री से होगा सहायता कराने की कोशिश करूँगा, और मैं 1-2 दिन में मुख्यमंत्री से मिलवाऊंगा। ऊधम सिंह नगर के दिनेशपुर में बांग्ला संस्कृति को बढ़ाने को लेकर आगामी कार्ययोजना तैयार की गई। बांग्ला संस्कृति का उन्नयन कैसे हो और इस पर समाज के लोगों ने विचार किया। कार्यक्रम में दिनेशपुर के प्रसिद्ध लेखक, निर्देशक और रंगकर्मी डॉक्टर अभिजीत कुमार को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान बंगाली नेता प्रकाश अधिकारी ने कहा कि बांग्ला संस्कृति हमारी पहचान है और इस पर संगठित रूप से कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि एक मंच तैयार किया जा सके जिसके तहत हमारी कला संस्कृति की प्रस्तुतिकरण हो सके। इस गोष्ठी में शक्ति फार्म, रुद्रपुर और दिनेशपुर के प्रबुद्ध लेखक, रंगकर्मी, नाटककार, गायक और पत्रकारों ने शिरकत कर अपनी राय रखी। वरिष्ठ समाज सेवी हिमांशु सरकार ने कहा कि बंगाली समाज की कला, संस्कृति और भाषा के उत्थान के लिए युवा वर्ग द्वारा पहल की जा रही है, जो कि काफी सराहनीय है। असल में हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जो बंगाली कल्चर की जो एक्टिविटीज़ है वो जैसे कि बांग्ला नाटक या बांग्ला संगीत मेला की आयोजन करके नई जो पीढ़ी है उनको प्रोत्साहित करें, और शक्ति फार्म दिनेशपुर, रुद्रपुर, जिला उधम सिंह नगर में जगह जगह पर हम नाट्य प्रशिक्षण की व्यवस्था भी करें। इस प्रकार की योजना है। उत्तराखंड सरकार से ये कहना है कि जो बंगाली भाषा संस्कृति के विकास के लिए, प्रोत्साहन के लिए उत्तराखंड सरकार भी अगर दृष्टि देंगे तो कोई ना कोई हमारी संस्कृति की जो अवगति की ओर जा रहा है उससे रोकथाम करना संभव होगा। हम लोगों का जो मोटो है वो है कि बांग्ला भाषा, बांग्ला कल्चर और उसी के साथ साथ जो है जैसे बांग्ला नाटक या बांग्ला फिल्म वगैरह इसको प्रोड्यूस करना, यही हम लोगों का उद्देश्य है। और एक मतलब स्थायी रूप से जो है बांग्ला भाषा का जो है वो प्रचार व प्रसारण हो, वही उद्देश्य है। दिनेशपुर दुर्गा मंदिर में महिला संगठन ने बेल वृक्ष और गंगा पूजन के बाद देवी बसंती पूजा की शुरुआत कर दी है। बता दें कि बसंती पूजा हूबहू दुर्गा पूजा की तरह की जाती है। महिला संगठनों के द्वारा दुर्गा मंदिर को भव्य रूप से सजाया गया है। महिलाओं ने दुर्गा मंदिर परिसर में इस पूजा की शुरुआत की। 5 दिनों तक मंत्रोच्चार के बीच देवी बसंती की पूजा की जाएगी और इस दौरान महिला कमेटी की सुनीला मिस्त्री ने कहा कि दुर्गा पूजा की भांति बसंती पूजा की जाती है, जिसकी शुरुआत आज से की गई है। हिंदू नव संवत्सर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया। आरएसएस के द्वारा निकाले गए पथ संचलन की इस बार खास बात ये रही कि ये संचलन इस बार पूरे शहर में 2 भागों में निकाला गया। इसमें स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काशीपुर में रामलीला मैदान के प्रांगण में स्वयंसेवकों द्वारा पथ संचलन का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में स्वयंसेवकों ने हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का पथ संचलन रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान से शुरू हुआ और इसके संचलन का एक भाग चीमा चौराहा, माता मंदिर रोड, रतन सिनेमा रोड, मुंशी राम का चौराहा से होता हुआ वापस रामलीला मैदान में आकर समाप्त हो गया। जबकि पथ संचलन का दूसरा भाग श्री रामलीला मैदान से शुरू होकर रामलीला मैदान पर आकर समाप्त हुआ। सबसे पहले तो आप सबको इस भारतीय नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। समाज आज सांस्कृतिक, मैं कहूँगा कि सांस्कृतिक उत्थान के निमित्त यह संचलन निकाला जाता है। और जिस प्रकार हम 31 दिसंबर को तो पूरा देश आंग्ल नववर्ष के रूप में मनाते हैं, लेकिन हम अपना भारतीय नववर्ष हम भूलते जा रहे हैं। तो सांस्कृतिक उत्थान के निमित्त या धार्मिक जागरण के निमित्त सामाजिक समरसता, सद्भावना और सांघिकता को लेकर के यह संचलन निकलता है, प्रतिवर्ष निकलता है।
इधर पौड़ी जिले का युवक प्रहलाद नेगी अपने खुद के संसाधनों से हेलीकॉप्टर बनाने के प्रयासों में जुटा हुआ है, जिससे वो अपने सपनों को उड़ान दे सके। प्रहलाद 1 साल के भीतर ही हेलीकॉप्टर का आधा निर्माण कर चुका है। उसका दावा है कि अगर उसे सरकार की तरफ से इसे बनाने के लिए मदद मिली तो वो हेलीकॉप्टर का पूरा निर्माण 1.5 साल में पूरा कर देगा। प्रहलाद ने फिलहाल 150 सीसी का बाइक इंजन इसमें इस्तेमाल किया है, जिसको शुरू करने में पेट्रोल का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि प्रहलाद ने बताया कि एक हाईटेक इंजन से 1400 आरपीएम से हेलीकॉप्टर आसानी से उड़ान भर लेगा। प्रहलाद खुद की एक मैकेनिक शॉप चलाता है। उसने कहा कि उसका सपना है कि वो कुछ हटकर निर्माण करे। इससे पहले भी प्रहलाद एक एयर प्रेशर साइकिल का निर्माण कर चुका है। तो चलिए, इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।